हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसवीएन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगेन जो है बिहार के आपके एस्टेट के पेपर को, जो कि आपका 15 दिसंबर 2023 को क्या कहते कंडक्ट हुआ था। और इस पेपर के डिस्कशन का जो पार्ट 1 है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है लैंग्वेज का पोर्शन डिस्कस किया था। लैंग्वेज के पोर्शन में हमने यहाँ पर इसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चनों को जो है डिस्कस कर लिया था। टोटल उसमें जो है आपके 30 क्वेश्चन थे। अब हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड पार्ट को, जिसमें जो है हम डिस्कशन करेंगे जनरल स्टडी को। इसमें हम जो है टोटल 40 क्वेश्चन को जो है देखेंगे, और इस 40 क्वेश्चन में आपके जो है मैथ्स का और प्लस आपका जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इसका जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम अगेन जो है इसके होम साइंस वाले पोर्शन के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के जो हम अपने आगे के जो है 31 वाले 31 से जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि लैंग्वेज का पोर्शन था। सेकंड पार्ट हमारा जो है वो डिस्कशन है हमारा 31 से। 31 से जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, हम करेंगे आपके जनरल स्टडी वाले पोर्शन को। तो इसमें जो है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन्स में, यानी कि बाईलैंग्वेज जो है आपका ये पेपर सेट है। तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले जो क्वेश्चन है आज का 31 का, वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वो क्वेश्चन आपका मैथ्स का है, जो कि आपके मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको दिया गया वो दिया गया है, एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि जो है आपकी, यानी कि पैरामीटर की बात हो रही है। पैरामीटर जो है आपका दिया गया है 250 मीटर्स, यानी कि 250 मीटर यहाँ पर जो है आपका पैरामीटर दिया गया है। यदि ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत जो है वो आपकी आती है 15,000 है, तो हॉल की ऊंचाई बताना है। अब यहाँ पर जो आपको बताना है वो हॉल की ऊंचाई बताना है। तो दोस्तों देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है डिस्कशन स्टार्ट कर चुकी हूँ, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पहले भी मैंने वीडियो में कहा था कि क्योंकि मेरे पास अभी जो है आप किसी तरह के स्मार्ट बोर्ड की या इस सब की व्यवस्था नहीं है, तो मैं आपको कंप्यूटर पे ही अपने जो है ये वीडियो बनाती हूँ। तो इसमें मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जितना हो सकेगा उतना मैं इस मैथ्स के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लूँगी। बाकी जो है डायरेक्ट हम आंसर देखते हुए चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं पैरामीटर की बात कर रहे हैं, तो पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं, देखिए आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर हॉल है, तो रेक्टेंगुलर हॉल का जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमारा होता है P इज इक्वल टू, यानी पैरामीटर इज इक्वल टू आपका 2 ब्रैकेट में L+B होता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो उस एरिया को दे रखा है, यानी कि यहाँ पर जो दे रखा है, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं लिख दे रही हूँ शॉर्ट में, यहाँ पर आपका P से आपका है पैरामीटर, और पैरामीटर जो है उसका फॉर्मूला होता है आपका रेक्टेंगल एरिया उसका शेप का, तो वो होता है आपका L+B। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है, ये जो दे रखा वो कितना दे रखा है आपको 250 दे रखा है। इसकी जो वैल्यू उन्होंने बता रखी है वो आपकी है, वो कितनी पैरामीटर की 250, यानी कि 250 मीटर है। अब उन्होंने बोला है जो दीवारें हैं, 4 दीवारें, उन चारों दीवारों को अगर पेंट किया जाता है तो जो उसकी लागत निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है आपकी 15,000 निकल के आ रही है। और 10 मीटर जो है प्रति वर्ग की जो है उसकी रेट है। तो यहाँ पर हॉल की जो पूछी गई वो ऊंचाई पूछी गई। अच्छा, हम 4 दीवारों को जब क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पर, तो जब क्षेत्रफल निकलेंगे तो जो क्षेत्रफल का जितना एरिया रहेगा, अगर 10 मीटर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 15,000 जो है उसकी लागत आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, मैं डायरेक्ट आपको थोड़ा बहुत जो सॉरी माफ़ करिएगा, मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पर पैरामीटर का फॉर्मूला तो ये है। अब अगर जहाँ पर आपका 2 ब्रैकेट में L+B होगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 250 लिख सकते हो। और अगर हम 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखिए फॉर्मूला निकालने का भी तरीका है, लेकिन वो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी आपको डिटेल में, लेकिन जितना हो सकता है मैं उतना करूँगी। तो यहाँ पर अगर हम 4 दीवारों की वॉल के फॉर्मूले की बात करें, तो उसका फॉर्मूला आपका होता है 2 ब्रैकेट में आपका L+B इंटू H, ये हमारा जो है इसका फार्मूला होता है। अच्छा, क्षेत्रफल की उन्होंने बात की है, तो क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल को अगर हम जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 15,000 जो है उसकी लागत निकलेगी, क्योंकि भाई जितना एरिया रहेगा वो आपका 10 मीटर से मल्टीप्लाई करने पर पता चल जाएगा कि उसकी लागत कितनी, और लागत उन्होंने हमें पहले से दे रखी है, और हमें निकालना क्या है, केवल हमें H निकालना है। तो हम इस तरह का इसका इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपका 15,000, ये हो गया आपका वो 15,000, ये आपका एक दूसरे के इक्वल है। अब यहाँ पर आपको एस निकालना है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको जो जो चीज़ें मालूम है पहले हम लिख देते हैं। देखिए 2L+B का जो आपको दे रखा था, यानी कि परिधि जिसे हम पैरामीटर बोलते हैं, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कितना आपका
250 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई h और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, और यहाँ हमारा कितना था जो है आपका 15,000 था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, इस ज़ीरो से हम इस ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास बच रहा है इधर आपका 150 यानी कि 150, और इधर बच रहा है 25। अब h इज इक्वल टू अगर हम देखेंगे यानी कि हमको निकालना जो है क्या निकालना, ऊंचाई निकालना, h क्या आपका ऊंचाई है, तो ये हो जाएगा 150 अपॉन 25 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, यानी कि 6 मीटर जो है क्या होगी इसकी ऊंचाई होगी, जो कि क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 6 मीटर हमारे किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। तो जो है आपका इसका जो आंसर राइट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए पहले हम इसको इरेज कर देते हैं जो यहाँ हमने किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों क्या है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो भी आपका एक मैथ्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिए सत्य नहीं है आपको तभी बता सकते हैं जब आपके इसके बारे में पूरी से जानकारी होगी कि इसमें क्या चीज़ें जो दे रखी है उसके बारे में, जैसे आपको पूर्णांक नंबर जिसे हम नेचुरल होल नंबर कहते हैं, फिर आपका प्रकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमको पता होंगी तो हम यहाँ आसानी से जो है इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मुझे पता है तो क्या कहते हैं पहले से ही, तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जितनी भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके होल नंबर्स होते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर करेक्ट है। तो ये ऑप्शन तो आपका सही नहीं होगा क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है। यहाँ पर पूछा जो गया है वो पे हमें ध्यान देना कि पूछा क्या गया। तो यहाँ पूछा गया है सत्य नहीं है, तो ये तो सत्य है, तो ये ऑप्शन आपका जो है सही नहीं होगा। नेक्स्ट में कहा गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ये क्या होगा आपका असत्य है क्योंकि जितने भी इंटीजर्स नंबर्स होते हैं वो पूर्ण संख्या है। ये जो है बात इन्होंने जो बोला है वो आपकी करेक्ट नहीं है। तो आपका यही आंसर जो है राइट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर नहीं के बारे में पूछा गया। लेकिन हम अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या है, ये बात क्या है, ये भी बात सत्य है। तो ये भी आपका नहीं हो आंसर होगा क्योंकि सत्य तो उन्होंने पूछा नहीं है, असत्य की बात पूछी है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो इसमें हम बी वाले पे टिक मार्क करेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, देखिए ये भी आपका क्या है जो है मैथ्स के क्वेश्चन है। तो जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है वो मेरे को मैं यहाँ पर आपको जितना भी हो सकता पॉसिबिलिटी उतना मैं आपको समझाते हुए चलूँगी, बाकी का आंसर हम डायरेक्ट देखते चलेंगे। देखिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे पूछा गया है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए यहाँ पर 20 दिया गया है, 21 दिया गया, 23 गया, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपको यहाँ दिया गया है। तो देखिए अगर इसका आंसर हम निकालेंगे तो इसका आंसर जो है जैसे कि आपको निकालना है तो देखिए थोड़ा बहुत अगर आपको पता है तो आप जो है आंसर आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर मालूम है कि अगर 7 क्रमागत संख्याओं की बात की है और उसका औसत हमें दे रखा तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। भाई हम इनमें से उन्होंने पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो हम पहले मान लेते हैं जो क्रमागत संख्या उनमें से पहला जो नंबर होगा वो क्या होगा आपका x हो जाएगी, पहली संख्या x हो जाएगी। और इन्होंने बोला उन सबका योग, औसत निकालते हैं क्या, औसत निकालने का तरीका जो आपका फॉर्मूला का क्या होता है, सभी संख्याओं का योग और जितनी टोटल संख्याएं होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा औसत निकाला जाता है। ये हमारा जो है औसत निकालने का तरीका होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले 7 क्रमागत संख्याएं ले लेंगे, ठीक है, और क्योंकि उनका औसत भी दे रखा है और हमें संख्या का नंबर भी पता है तो हम आराम से इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला हम संख्या मान लेते हैं x है, दूसरी क्या हो जाएगी आपकी x+1 हो जाएगी, ऐसी आपकी x+7 तक के नंबर्स हो जाएंगे। अच्छा जो है मैं डायरेक्ट यहाँ पर सारे नंबर्स ना लिख के आगे जो है डॉट डॉट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होगा x हो जाएगा, पहला नंबर हमारा x हो जाएगा, दूसरा हमारा नंबर हो जाएगा x+1 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे x+7 तक के सारे नंबर्स को लिख लेंगे। चलिए अच्छा हम यहाँ पर फटाफट लिख लेते हैं। क्रमागत संख्या की बात करें तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं क्रमागत संख्याएं। तो यहाँ पर क्या है हम पहला नंबर मान लेते हैं कि हमारी पहला जो संख्या है, क्योंकि हमें संख्याओं के नंबर यहाँ पता नहीं है कहाँ से कैसे स्टार्ट, तो यहाँ पर हम क्या पहले क्रमागत संख्या जो मान लेंगे वो क्या होगा आपका x मान लेंगे। तो दूसरा हमारा क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी x+1 हो जाएगी। इस तरह से तीसरी हमारी जो क्रमागत संख्या होगी तो क्या हो जाएगी x+2 हो जाएगी। और जो चौथी क्रमागत संख्या होगी वो आपके x+3 हो जाएगी। पाँचवीं जो आपकी क्रमागत संख्या होगी x+4 हो जाएगी। और छठी जो आपकी क्रमागत संख्या
होगी, पाँचवीं जो क्रमांक संख्या होगी वो आपके एक्स प्लस फाइव हो जाएगी, और फिर एक्स प्लस जो है 6 होगी वो आपके साथ छठी हो जाएगी, और सातवीं जो होगी वो एक्स प्लस जो है आपके साथ, इस तरह से जो है आपके 7 क्रमांक संख्याएँ होंगे। कैसे? देखिए, पहला नंबर आपका हो गया ये, दूसरा नंबर हो गया आपका ये, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। ठीक है, ये 7 क्रमांक संख्याएँ होंगे, और वो के जो औसत निकला वो कितना आपका, वो औसत आपका 20 है। और हमको डिवाइड किससे करना होगा? इसे 7 से करना होगा। तो बस अब इसको आपको सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं करना। सॉल्व कैसे करना भाई? ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ये यहाँ पर जितने एक्स दिए उन सबको प्लस करें, जितने नंबर दिए उन सबको प्लस करें। अगर हम सारे एक्स को प्लस करते हो तो सारे एक्स आपके कितने हैं? 7 एक्स है। तो ये हो जाएगा आपका 7 एक्स, और जो नंबर से अगर उनको प्लस करेंगे आप, तो वो कितना हो जाएगा आपका? प्लस कर लीजिए, यहाँ पर आपका 1 है, 2 है, 3 हो गया, 3, 6 हो गया, 6 और 4 आपका जो है 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, 15 और 6 आपका जो है वो कितना हो गया? 21 हो गया, 21 और 7 क्या हो गया आपका? 28 हो गया। यानी कि ये जो नंबर आएगा आपका वो कितना हो जाएगा? प्लस करने पे 28 हो जाएगा। और ये जो है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 7 का और इसका 20 का, तो कितना हो जाना चाहिए आपका? ये हो जाएगा 140, यानी कि 140। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? अगेन जो है, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 7 एक्स जो है आपका वो इक्वल हो जाएगा, और आपका ये जो है इस साइड आ जाएगा, यानी कि यहाँ प्लस में, यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे आपका कितना हो जाना चाहिए? यहाँ पर अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो आपका आएगा वो आपका कितना आएगा? वो आएगा आपका 28 को उस साइड ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 112 सेपरेट करने पे आ जाएगा। अब क्या है, आपको x निकालना है, तो x अगर हम निकालना है तो x इज इक्वल टू जो आपका हो जाएगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आके में तो 7 से डिवाइड करने पे कितना आएगा आपका? आएगा जो होगा डिवीज़न करने पे वो आपका आएगा 16, यानी कि 16 टाइम्स जो है ये इसका डिवीज़न होगा, अगर हम 7 से 112 को डिवाइड करते हैं। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर आ पाएगी 16, और उन्होंने पूछा क्या लास्ट में? आपसे पूछा इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या जो है आपकी कौन सी यहाँ पर? x प्लस 7 है। तो यानी कि x के यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 16 लिखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू आपने 16 निकाली है, और 7 उसमें प्लस कर देंगे, और 16 में अगर हम 7 प्लस करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? 16 और 7 प्लस करने पर आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23। तो इसका भी आंसर हमारा जो है निकल आया है। इसका भी आंसर आपका सॉल्व कर लिया, और कैसे किया जाएगा ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो इसका आंसर हम टिक मार्क कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर जो है इसका वो कौन है? सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। कौन क्या है क्वेश्चन आपका? अब 34 क्वेश्चन जो दे रखा है वो देखिए क्या रखा है। 34 क्वेश्चन नंबर पे आपको बोला गया समीकरण दे रखा है। यहाँ पर इक्वेशन जो दी है वो दी है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के दो भिन्न हैं वास्तविक मूल होंगे यदि b² यानी b² माइनस 4 ac आपका लेस देन 0 है, और इस तरह से b² माइनस 4 ac ग्रेटर देन 0 है। और आपका यहाँ पर दिया गया है थर्ड ऑप्शन में, सी ऑप्शन जो है आपका वो b² माइनस 4 AC इज इक्वल टू 0। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। यहाँ पर तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होना चाहिए? ये आपका आंसर नंबर होगा, वो आपका जो सही आंसर नंबर है वो आपका दे रखा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो बोला है इक्वेशन को अगर समझेंगे तो यहाँ लीनियर इक्वेशन जो है नहीं बताना है आपको। यहाँ पर भिन्न और वास्तविक मूल दोनों ही होना चाहिए। तो दोनों ही जो ऑप्शन दे रखे तीनों ऑप्शन, उन ऑप्शनों को हम देखेंगे तो उसमें जो आपका सही आंसर नंबर आएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन को हम यहाँ टिक मार्क कर लेंगे। इसका सही आंसर होगा आपका बी नंबर। मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? अब आपको यहाँ पर ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने मोहन और सोहन दोनों के जो है यहाँ पर काम करने का जो है टाइम बता रखा है, यानी समय बता रखा है। वो क्या है? 25 दिन का और 20 दिन का है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो है इस तरीके से करते हैं। भाई मोहन का उन्होंने दे रखा है 25 डेज़ दे रखा है कि वो 25 डेज़ में काम जो है करता है, और सोहन जो है वो आपका कितने दिन में कर रहा है? वो कर रहा है 20 डेज़ में। तो दोनों ही नंबरों का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। अगर हम दोनों नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों नंबरों का? आ जाएगा आपका 100। यानी कि जो है 100 जो निकला ये टोटल आपका क्या निकला है?
ये आपका टोटल वर्क निकला है, टोटल वर्क का निकला है। और ये जो था हमारा यहाँ ये जो दे रखा था ये क्या था, उनका टाइम दे रखा था। ठीक है, ये आपका टाइम था कि कितना टाइम लेता है आपका मोहन काम करने के लिए और सोहन। और उन दोनों का जो हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम जो निकला है वो आपका क्या है, टोटल वर्क निकला है। अच्छा, अब ये टोटल वर्क निकला है 100, टोटल वर्क 100 है। अब इसको जो है आपको निकालना है कि 100 जो निकला है इसका एलसीएम, इसको हम क्या करेंगे 25 से डिवाइड अगर करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में जो है आपका मोहन कितना यूनिट वर्क ख़त्म कर सकता है। और इस तरह से हम अगर 20 से डिवाइड करेंगे 100 को तो पता चल जाएगा आपको कि सोहन उसी काम को जो है एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर सकता है। तो कर लेते हैं 25 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आएगा यूनिट वर्क वो आएगी, यानी कि कितने आएगी, 4 आएगी। और अगर हम सोहन की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका सोहन और मोहन दोनों के जो है वर्क की यूनिट आपको पता चल गई कितनी होगी। तो अब यहाँ पर जो निकालना है वो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है भाई देखिए आप 4 और 5 यानी कि दोनों मिलके जो है कितने यूनिट वर्क एक दिन में कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं। तो इसका जो टोटल होगा वो कितना है आपका 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। और दोनों मिलके जब साथ में काम कर रहे थे तो उन्होंने कितने दिन काम किया था, उन्होंने किया था 5 दिन काम किया था। तो 5 दिन का अगर हम काम की बात करेंगे तो यानी कि 5 9 45 हो जाएगा। तो 100 में से जो है 45 यूनिट जो है आपका वर्क हुआ है। और कितना यूनिट वर्क बचा हुआ है, तो 100 में से अगर 45 आप घटा देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर जो आएगा वो 55 आएगा। यानी कि 55 यूनिट वर्क अभी भी बचा हुआ है जिसे ख़त्म करना है सोहन को। अब इस वर्क को करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा आपको ये बता देना। तो सोहन कितना यूनिट वर्क एक दिन में ख़त्म कर पा रहा था, 5 कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें सोहन का काम करने का जो है आपको समय जो है मालूम चल जाएगा। 5 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा आपका 11 दिन, मतलब 11 बार। तो यानी कि 11 दिन जो है सोहन को इस बार को ख़त्म करने में लगेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं। क्या 36 का जो ये इंग्लिश वर्जन था, नीचे वाला वर्जन हम देख लेते हैं फटाफट, हिंदी वाला। यदि x इज इक्वल टू a⁻² माइनस b⁻², y इज इक्वल टू 30 तथा a + b इज इक्वल टू 15 हो तो x छोटा है y से यदि a इज इक्वल टू b है, x बड़ा है y से यदि a ग्रेटर देन b है, y बड़ा है x से यदि a इज इक्वल टू b है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है कि क्या आंसर सही होगा। तो देखिए अगर इसका आंसर भी हम देखेंगे कि कौन सा आंसर इसका सही होना चाहिए, तो इसका जो आंसर नंबर है आपका सही वो है आपका डी है। ये क्यों डी है, क्योंकि देखिए अगर हम ये तीनों इक्वेशन इसके देख रहे हैं तो तीनों इक्वेशन में से जो इसको फॉलो करने वाला इक्वेशन है वो एकदम फॉलो करने वाला वो आपके क्या है, से एक से अधिक जो है इक्वेशन यहाँ पर मतलब आंसर आ रहा तीनों का इसका। तो हम डी वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर हमारा है, यहाँ पर 37 क्वेश्चन नंबर है। इसका जो है यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। यानी कि यहाँ पर हम इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं, काफ़ी शुद्ध हिंदी में है। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज इज। ऑप्शन है हमारे 1/7, 2/53, 1/53, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ पर आपको निकालना क्या, प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ को जानते हैं तो हम प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ निकाल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन को आपको समझना है। इन्होंने बोला नॉन लीप ईयर की बात की है। नॉन लीप ईयर मानी यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये कितना है आपका, एक साल में 300 आपके 65 दिन होते हैं। अगर लीप ईयर की बात करता तो 66 होता है। लेकिन यहाँ पर जो है नॉन लीप ईयर की बात की तो हम मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं। और 365 दिन में आपके क्या आते हैं, 52 जो है 52 जो है वीक होते हैं, वीक, और प्लस क्या होता है आपका 1 डे होता है। तो इतने जो हैं आपके 365 में होते हैं। अब 352 वीक होते हैं तो 352 जो है आपके संडे भी होंगे, 352 आपके क्या होंगे, संडे होंगे। संडे भी आप माफ़ करिए 52, एक साल में जो है आपका
वो क्या है, 365 दिन है। और 365 दिन में आपके जो है 52 हफ्ते होते हैं और एक दिन होता है। तो 52 हफ्ते हैं तो हर एक हफ्ते में एक संडे पड़ेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 52 जो है आपके संडे होंगे। तो 52 संडे की प्रोबेबिलिटीज़ है। और जो बचा हुआ एक दिन है वो आपका 7 दिनों में से कोई भी दिन हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से उसमें से कोई भी दिन हो सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ जो बन रही है वो क्या बन रही है कि 1/7 की बन रही है। तो इसका जो सही है ऑप्शन नंबर सही होगा, वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 38 क्वेश्चन नंबर हमारा है, यदि x की पावर 12x + 6 है और = 49 की पावर जो है 3x + 12 हो तो x का मान है। अब x का मान आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो बेस दे रखा है, यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ 7 है, दोनों के बेस को हमें सेम करना होगा। तो यहाँ तो 7 है। अब ये अगर हम बेस सेम करेंगे तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपका 7 की पावर 2, भाई 7 की पावर 2 यानी कि 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ही आ जाएगा आपके, यानी आएगा, यानी 77 हो जाएगा। तो अब पावर की पावर जो होती है वो क्या होती है आपकी मल्टीप्लाई होती है। तो ये हो जाएगी 3x + 12। अब जब आपके बेस सेम हो चुके हैं, यहाँ भी आपका 7 हो गया, यहाँ भी 7 हो गया, तो हम क्या करें, पावर को सॉल्व कर लेंगे। अब पावर को सॉल्व करेंगे तो ये जो पावर दे रखी है इस पावर को और इस पावर को आप सॉल्व करते हैं तो आपका लिखेंगे हम यहाँ पर 12x + 6 = आपका, अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 जो है आपका इस होल में जो है आपके पूरे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6x और प्लस आपका 24, 2 का मल्टीप्लिकेशन 12 से करेंगे तो 24 आएगा। ये आपकी इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आना आएगा आपका, भाई यहाँ पर आपका 6x है और यहाँ पर 12x, 6x से 12x जो है माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इस साइड आएगा। तो ये हो जाएगा आपका अगेन, यहाँ पर जो आपका बचेगा वो हो जाएगा 6x बचेगा। और यहाँ पर जो है अगर हम इसको माइनस करेंगे 24 में से 6 को तो ये हो जाएगा आपका 18, यानी कि x = कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और आंसर आपका 3 किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देख लेते हैं हमारा क्या है। अब 38 पे हमारा जो है मैथ्स का पोर्शन ख़त्म हो चुका है, अब साइंस का पोर्शन स्टार्ट हो गया है आपके इस जेएस वाले पोर्शन में। तो 39 क्वेश्चन नंबर जो है वो साइंस का, देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, पास की वस्तु स्पष्ट रूप से, पास की तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मायोपिया जो है वो आपकी क्या है, इस बीमारी को हम निकट दृष्टि दोष नाम से भी जानते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में जो होता है, व्यक्ति जो होता है उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है, शरीर रचना को, अर्धसूत्री विभाजन को, अनुवांशिकी को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनुवांशिकता के जो खोज करता थे वो क्या थे आपके मेंडल थे। तो इसके जो शब्द की बात की गई ये किससे संदर्भित है, तो ये आपका है अनुवांशिकी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की। आपको बताना है कारण क्या है। टीन जो है जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है, जिंक टीन की तुलना में अधिक क्रियाशील है, जिंक टीन से महंगा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कौन है। तो देखिए जो खाने पैक करने वाले डिब्बे होते हैं उसमें टीन की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि जो होता है जिंक की नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि जिंक क्या है टीन के तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है ऑक्सीकरण है, अपचयन है, जलीय विश्लेषण है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बताना है जो है ये क्या होगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन अपचयन, जिसे हम रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, शब्द प्रति इंच से, प्रहार प्रति इंच से, बिंदु प्रति इंच से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिंदु प्रति इंच से।
ट्रोकोमा रोग का संबंध है फेफड़ों से, कान से, आँख से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ट्रोकोमा है वो आपका जो है आँख से संबंधित जो है बीमारी है, और जिसका कारण जो है वो कौन है आपका क्लोमिडिया जो है, क्लोमिडिया ट्रोकोमेटिक्स नामक जो एक बैक्टीरिया होता है उसके संक्रमण की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, आँखों से। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो न्यूटन की गति के जो है आपके 3 नियम हैं, इसमें से आपका पहला नियम जड़त्व का नियम है, दूसरा नियम है, फिर तीसरा नियम है। तीसरे नियम में आप लोगों को जो दिए गए उदाहरण उसमें कौन जो है उस नियम को है, तो ये आपको बताना है। तीर ताजी है, अंतरिक्ष रॉकेट है, वेंचुरी मीटर है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कौन नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। एलन मास्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू वर्ल्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित वर्ल्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता था? यानी कि जो ट्विटर का वर्ल्ड वाला लोगो था वो उसको क्या है, उसके निर्माता कौन है आपको ये बताना। ऑप्शन दे रखे हैं आपके जैक डोर्सी, मार्टिन ग्रासर, नोहा ग्लास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन। जो मार्टिन ग्रासर है वो जो थे इसके क्या थे, निर्माता थे। इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर नोलन है, गाई रिची है, लोरा मैकगैन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टोफर नोलन। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया? ऑप्शन देख लेते हैं। लंदन यूके, कुआलालंपुर मलेशिया, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कौन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि फुल फॉर्म बताना आपका। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट अलायंस है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एसोसिएशन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिट ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था? वेलकम होम, चलो चांद के पार चले, वेलकम बडी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेलकम बडी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 52 जो है पढ़ते हैं क्या है हमारा। 1989 यानी कि 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। माओ त्से तुंग, यांग सांगकुन, जियांग जेमिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जियांग जेमिन। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? सन्ना मरीन को, रॉबर्ट अबेला को, लियो वराडाकर को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लियो वराडाकर को। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीका संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? अजाली आसोमानी, जस्टिन ट्रूडो, उर्सुला वॉन डेर लेन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्जुला वॉन डेर लेन।
भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौगोलिक जियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरीय पर्वत। तो नीचे कूट दे रखे हैं, उन कूटों को देख लेते हैं। कूट नंबर 1 में आपका 3, 1, 2, 4 है। सेकंड में आपका 1, 2, 3, 4 है। 2, 4, 1, 3 है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपको सही आंसर जो है बताना है क्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आपका आएगा वो आएगा तटीय मैदान। फिर आपका आएगा तटीय मैदान जो है आपका आएगा, तो तटीय मैदान तीसरा नंबर जो है आपका पहला है। आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि आपका असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आपका तटीय मैदान आ रहा है। तटीय मैदान यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो पहले वाले ऑप्शन में है। तो इसी ऑप्शन को हम देख लेते हैं, ये आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। देख लेते हैं एक बार। लेकिन तटीय मैदान है, देन आपका केंद्रीय उच्च भाग है, उसके बाद आपका महान मैदान है, फिर आपका जो है उत्तरीय पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जांस्कर। तो इसको आपको जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम में अरेंज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले जो आपका आएगा वो क्या आएगा, काराकोरम आएगा, देन आपका लद्दाख आएगा, लद्दाख के बाद आपका आएगा जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। हम बताना, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश जो चक्रवातों होते हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से, मतलब होती कैसे होती है। 8 सेल्सियस जो है उत्तर और 13 सेल्सियस उत्तर अक्षांश के मध्य, 10 सेल्सियस उत्तर और 15 सेल्सियस उत्तर अक्षांश के मध्य, 16 सेल्सियस उत्तर और 21 सेल्सियस उत्तर अक्षांश के मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सेल्सियस उत्तर और 15 सेल्सियस उत्तर अक्षांश के मध्य। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त यानी कि प्रोन नहीं है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी घाट। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है। गली कटाव होता है, सीट क्षरण होता है, वनों की कटाई होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गली कटाव। ऑप्शन नंबर ए क्या इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। गारो, खासी, जैतिया की पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट, छोटा नागपुर का पठार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। फूलों की खेती, कृषि, बागवानी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बागवानी। ऑप्शन नंबर सी क्या इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया। राजकुमार शुक्ला ने, नामदार खान ने, कुंवर सिंह ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी क्या उसका करेक्ट आंसर है। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ 14 अक्टूबर 1905 को, 15 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905 को। मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव वापस किया गया 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1942।
अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो की नीतियों के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांटो और राज करो की नीतियों के कारण। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? 1 नवंबर 1957 को, 27 मार्च 1858 को, 1 नवंबर 1858 को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1858 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। ये जो है कथन आपका क्या है? गलत है। उन्होंने पूछा है, सही बताना है। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था। ये आपका सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। ये भी आपका सही है। तो इसका जो आंसर हो जाना चाहिए वो क्या होगा आपका? उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन जो है इसका सही होगा। तो इस ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? अब यहाँ बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 आपका है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो बने थे वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? महात्मा गांधी ने, नेता सुभाष चंद्र बोस ने, मौलाना हजरत मोहानी ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको जो बताया था गुलामी का चार्टर वो कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।